हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर 5 पे। ये लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर 4 में सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिए थे। कुछ टॉपिक हमारा रह गया था जैसे कोरोजन और बाकी सारे, तो उस टॉपिक को इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने जाएंगे। तो आज देख लेते हैं कि हमारा इस लेक्चर का गोल क्या रहने वाला है। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं उनका इफेक्ट्स को देखेंगे। दूसरा हमें देखना है कोरोजन के बारे में। नेक्स्ट हमें देखना है रेंसिडिटी के बारे में। और लास्ट हमें सॉल्व करना है बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड जो होंगे, और कुछ पीछे के भी प्रॉब्लम्स में लेकर आए और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आए जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि यू बिकम व्हाट यू बिलीव। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यू बिकम व्हाट यू बिलीव, यानी कि जो तुम विश्वास करते हो, जो तुम अपने बारे में सोचते हो, वही तुम यहाँ पर बनोगे। तो अच्छा सोचो, अच्छा करो और फिर अपने जो लाइफ का ड्रीम है, लाइफ का गोल है, उसको ऊंचा रखो और उस पर काम करते रहो, वो तुम्हारा जरूर पूरा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। क्या तुमने कभी घर में जो तुम्हारा खिड़की होता है या एंट्री गेट होता है या फिर कोई भी लोहे का सामान होता है, उसको अपने पापा के साथ या फिर अपने भैया दीदी के साथ पेंट किया है? करने में बहुत मजा आता है, मैंने तो पर्सनली किया हुआ है, तो काफी अच्छा लगता है उसको पेंट करने में। तो वहां पर पेंट करते क्यों है? क्या उसे सिर्फ सुंदर बनाने के लिए या फिर कोई और रीजन भी होता है? तो देखो, वहां पर सिर्फ उसको सुंदर बनाने के लिए पेंट नहीं किया जाता है, उसको कोरोजन होने से बचाने के लिए किया जाता है। अब ये कोरोजन क्या है? तो कोरोजन बेसिकली क्या होता है कि अगर लोहे का सामान लोगे तो उसको अगर ज्यादा दिन तक हम ऐसे खुले छोड़ देंगे तो पानी के साथ कांटेक्ट में आने पर, हवा के साथ कांटेक्ट आने पर वो धीरे धीरे उसका लेयर जो होता है उखड़ने लग जाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा हुआ कि जो तुम दीवारों पर पेंट करते हो तो देखते हो ना, वो धीरे धीरे उखड़ने लगता है, पापड़ी बन के निकलने लगता है। या फिर ऐसा समझो, एक पेड़ है तो पेड़ का जो ऊपर वाला लेयर होता है वो धीरे धीरे उखड़ता है, जिसको बार्क बोलते हैं। तो सेम तरह से आयरन का मेटल या फिर सिल्वर का मेटल या फिर कॉपर का मेटल में भी कुछ इसी तरह से देखा जाता है कि उसका लेयर धीरे धीरे हट रहा है, लेयर धीरे धीरे कोरोड हो रहा है। तो वहां पर उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको पेंट करते हैं, ठीक ना। तो ये जो एग्जांपल है ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल है। इसी तरह से हम लोग जब भी कोई निमकी बनाते हैं, छाना हुआ चीज, निमकी हो गया, सेब हो गया या फिर कुछ और टाइप का ले लो तुम, जो भी छान के हम बनाते हैं बेसिकली, ठीक ना। तो उसको अगर लंबे समय तक ऐसे खुला अगर छोड़ देंगे बिना डब्बा में पैक किए तो क्या होता है? खाने लायक नहीं बचता है। हाँ, खाने लायक नहीं बचता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है और जो स्मेल होता है वो तो बदल जाता है, वो तो अच्छा ही नहीं लगता खाने में। जैसा पहले लग रहा था वैसा अब लगता नहीं है। तो ऐसा हुआ क्या? तो बेसिकली वो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आने पर वो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन कर लिया, और उस ऑक्सीडेशन के कारण उसका जो टेस्ट होता है, उसका स्मेल होता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है। अब देखो, ये जो फेनोमेना है इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। एक है तुम्हारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छे से पता है। अब वो जो तुम्हारा ऑक्सीजन इनहेल किए हो वो क्या होगा? सेल के पास पहुंचेगा, ग्लूकोज के साथ वो कंबाइन करता है और कंबाइन करके तुम्हारा एक कंपाउंड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, इसलिए उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसी तरह से कोई सब्सटेंस को अगर जलाते हैं, जैसे कि तुम्हारा कोई लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, तो उसको जलाने में ऑक्सीजन लगता है। तो ऑक्सीजन अगर कहीं पर कंबाइन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कंबसन हो रहा है। फ्यूल को भी जलाते हैं, पेट्रोल हो गया, इस तरह से। तो ये सारा तुम्हारा एग्जांपल्स हो गया, कॉमन एग्जांपल जिसको हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस क्लास 10 का, ये जो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, उसको देखते हैं। कोरोजन, द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेसेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। यानी कि जो तुम्हारा मेटल का सरफेस होता है वो धीरे धीरे डिग्रेडेशन करना चालू कर देता है। किसके कारण करता है? तो बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और या फिर केमिकल के जरिए, ठीक ना। उसके जरिए भी, केमिकल के जरिए भी होता है। हाँ, जैसे मेटल में अगर थोड़ा खराब हो जाता है, जैसे खाना पकाते समय पूरा काला हो जाता है, तो उसमें केमिकल डालते हैं तो वो फिर से वो नया हो जाता है, क्योंकि उसका ऊपर का लेयर को हम निकाल देते हैं, ठीक ना। उसे बोलते हैं कोरोजन। कॉमन एग्जांपल्स जो हम लोग को पढ़ना है उसमें 3 एग्जांपल है। एक है रस्टिंग ऑफ आयरन,
और एक है सिल्वर का और एक है कॉपर का। तो वन बाय वन करेंगे, पहले इसको देख लो। रेडिश ब्राउन फ्लैकी पाउडर इज डेवलप्ड व्हेन एन आयरन आर्टिकल्स इज लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर। लंबे समय तक अगर हम कोई भी आयरन का सामान को, लोहे का सामान को लंबे समय तक ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं मॉइस्ट एयर में, यानी थोड़ा नमी वाला जो हवा होगा उसमें, तो क्या होता है एक रेडिश ब्राउन फ्लैकी पाउडर, थोड़ा सा फ्लैकी मतलब हो गया जो पापड़ी जैसा, जिसमें छुओगे वो डस्ट जैसा बन जाएगा, उस टाइप का रेडिश ब्राउन एक लेयर बन जाता है। ये रेडिश ब्राउन जो फ्लैकी पाउडर होता है इसे हम लोग बोलते हैं रस्ट, और इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, आयरन है और ये तुम्हारा मॉइस्ट एयर है जिसमें ऑक्सीजन और वाटर का मॉलिक्यूल्स रहता है, तो ये आपस में कंबाइन करता है और बनाता है रस्ट। ये जो रस्ट है इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड एग्जांपल है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। इसमें क्या होता है कि जब हम सिल्वर आर्टिकल्स को एक्सपोज करते हैं एयर में, तो उसका जो लस्टर होता है, उसके ऊपर जो चमक होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना एक ब्लैक कोटिंग हमारा आ जाता है उसके सरफेस पर। ये जो ब्लैक कोटिंग होता है ये किस कारण से होता है? तो दिस इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन टू सिल्वर सल्फाइड। ये जो तुम्हारा सिल्वर है वो ऑक्सीडेशन करता है और तुम्हारा बनाता है सिल्वर सल्फाइड ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन सल्फाइड इन एयर। एयर में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ तुम्हारा रिएक्शन करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है। इसे हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ये रिएक्शन कुछ ऐसा है, सिल्वर उसके साथ अगर हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन किया, सिल्वर सल्फाइड बना, हाइड्रोजन गैस बना, और ये तुम्हारा कैसा कलर होता है? ब्लैक कलर होता है, ठीक ना। थर्ड एग्जांपल है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के ऊपर तुम्हारा एक ग्रीन कलर का कोटिंग आ जाता है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है कि जब एक कॉपर आर्टिकल्स को हम एक्सपोज करते हैं ह्यूमिड एयर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, यानी जिसमें नमी होगा बेसिकली, ठीक ना, तो ग्रीन कोटिंग तुम्हारा आ जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑन देयर सरफेस। सरफेस के ऊपर एक कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है, उस कारण से उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ये ह्यूमिड एयर है, CO2 ऑक्सीजन और वाटर, इसके साथ कॉपर जब कंबाइन करता है कॉपर कार्बोनेट इनटू कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स था तुम्हारा, 3 एग्जांपल। अब देखो कोरोजन के कारण कुछ डैमेज भी होता है। क्या होता है? जैसे तुम्हारा कार बॉडीज है, ब्रिजेस है, आयरन का रेलिंग्स है, ठीक है, इस तरह से शिप्स है, और जो भी तुम्हारा मेटल्स का सामान होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, जंग लगता है या फिर उसमें कोरोजन होता है तो जल्दी ही खराब हो जाता है, हमें रिप्लेस करना पड़ता है और रिप्लेसमेंट में काफी सारा खर्च आता है जो हमें लॉस देता है, ठीक ना। तो इसका बारे में जो तुम्हारा कोरोजन है इसके बारे में और डिटेल में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स इंडिकेटेड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। यानी कि तुम्हारा क्या हो जाता है, जो सामान होता है, ये जो तेल वाला सामान था, छका हुआ सामान था, फैट का जो तुम्हारा फूड मटेरियल्स होगा, उसको जब ऑक्सीडेशन देखते हैं, जब उसको हवा में छोड़ देते हैं खुला एयर में, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन, और उस कारण से उसका स्मेल खराब हो जाता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। अब ये होता क्यों है? द मेन कॉज ऑफ रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ऑयल और ऑयल कंटेनिंग फूड। ये बात हमें अच्छे से पता है। तो बचाना कैसे है? तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फूड को हमें प्रिवेंट करना होगा ऑक्सीडेशन से। अगर ऑक्सीडेशन से हम बचा लिए, रेंसिडिटी होने से बच जाएगा और हम सामान को ज्यादा दिनों तक लंबे समय के लिए यूज कर सकते हैं। तो ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स को ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने का कुछ मेथड्स है। पहला तरीका है यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए एक सब्सटेंस होता है जिसको हम फूड पैकेट्स में या फिर तुम्हारा जो भी पैकेजिंग रहता है उसमें डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो सही रहता है, खराब नहीं होता। या फिर फूड मटेरियल जब तैयार कर रहे होते हैं तो उसके बाद हमें उसमें मिला देते हैं, ठीक ना। फिर सेकंड हमारा है पैकेजिंग ऑफ फूड इन द बैग फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। क्या करेंगे कि जो तुम्हारा फूड पैकेट हो, जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, या फिर कोई भी खाने का सामान हो गया, ठीक ना, उसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हवा भर देते हैं उसमें। हवा कौन सा होता है? उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। किस लिए भरते हैं? तो इसलिए भरते हैं क्योंकि नाइट्रोजन हमारा केमिकली अनरिएक्टिव गैस है और वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। तो इसलिए जब भी खरीदो कोई भी सामान, तो जो फुला हुआ रहेगा, पैकेट एकदम फुला हुआ, उसी को खरीदना। जो पिचका हुआ रहेगा उसको मत खरीदना क्योंकि वो उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, ठीक है। और अगर वो ज्यादा दिन तक हो चुका है तो फिर वो ज्यादा खराब हो जाएगा, तो तुम्हारा पैसा का लॉस चला जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान से जो फुला हुआ पैकेट रहेगा उसी को खरीदोगे।
इसके बाद थर्ड हमारा है स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जब हम लोग घर में निमकी को अगर फ्राई करते हैं, निमकी को छानते हैं या फिर चूड़ा भूनते हैं या फिर कुछ भी इस तरह का जो भी हम तेल वाला सामान करते हैं काम, तो उसको क्या करते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हम पैक कर देंगे अच्छे से, तो वो कुछ भी नहीं होगा, वो तुम्हारा फूड लंबे समय तक स्टोर रह जाएगा और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। फोर्थ तरीका है कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से क्या करेंगे, फूड को दूर रखेंगे। सनलाइट से क्या होता है कि उसके अंदर का जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट होता है और उससे नमी बन जाता है, जिस कारण से वो ऑक्सीडेशन कर सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, फूड को सनलाइट से दूर रखेंगे, इससे हमारा ऑक्सीडेशन होने से बच जाएगा। तो ये पूरा प्रिवेंट होने का तरीका समझ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग फ्लेम इन एयर। जब एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है एयर में, ठीक है, एंड चेंजेस इनटू व्हाइट सब्सटेंस, और एक व्हाइट सब्सटेंस में बदल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो पूछा जा रहा है, इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। क्या हुआ है, मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो देखो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ये तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, यानी फॉर्म के आपस में ऐड हुआ ना ऑक्सीजन का, तो इसे क्या बोलेंगे, ये तो ऑक्सीडेशन किया है, और जो भी ऑक्सीडेशन करता है वो हमारा ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ठीक है। ये पहला का आंसर हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिटार्ड रेंसिडिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, रिटार्ड का मतलब क्या हुआ, रेंसिडिटी को रोकेगा, कम करेगा, ठीक ना। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि जब कोई भी फैट या फिर ऑयल का अगर सामान रहता है, फूड मटेरियल्स रहता है, लंबे समय तक एयर में अगर खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका स्मेल और उसका जो टेस्ट होता है वो बदल जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो उसी को कम करने का क्या तरीका है, पहला रेफ्रिजरेशन, फ्रीज में रख देंगे क्या, हाँ वो कुछ दिन तक काम करेगा। फिर यूज ऑफ एयर टाइट कंटेनर्स, तो एयर टाइट कंटेनर्स में अगर हम डाल देंगे ये भी सही है। फिर स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखेंगे, सामान को क्या करेंगे, दूर रखेंगे, तो ये भी सही है। बोला डी ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही होगा, सारा ही तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब आ जाओ 3 नंबर, बड़ा ही मस्त सा सवाल है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। आयरन का जो मेटल होता है उसमें जो कोरोजन बनता है उसमें किस तरह का रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो अभी हमने देखा कि जो कोरोजन होता है वो एक टाइप का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, तो रिडक्शन वाला पार्ट तो होगा ही नहीं, पहले ये तो नहीं होगा। अब चेक करना आगे, तो देखो आयरन क्या करता है, ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना, वाटर के साथ भी कंबाइन करता है और वाटर भी बनाता है, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर 4 में रिएक्शन दिया हुआ है, द केसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट्स विल फॉर्म आर। कौन सा ऐसा केसेस होगा जिसमें न्यू प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर अगर हम इन चारों रिएक्शन को अगर अच्छे से ध्यान से देखें तो ये सारा हमारा फर्स्ट वाला क्या है, सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सब मेरा सॉल्ट है। और ये क्या है, ये हमारा एक मेटल है। तो मेटल और सॉल्ट का रिएक्शन क्या होता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेक करना है कि किसमें हमारा होगा और किसमें नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हें बस ये सीरीज याद रखना होगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। तो जो जितना ऊपर होगा इस सीरीज में वो उतना ज्यादा रिएक्टिव वो क्या करेगा, अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां पर देखो, पहला काशीनाथ का माली आलू, आलू मतलब एल हो गया, ये एक मेटल है, एल्युमिनियम, जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते। देखो कैल्शियम में क्या होता है, काशीनाथ का, तो यहां पर का जो है तुम्हारा वो कैल्शियम है और एल्युमिनियम तो नीचे आ रहा है, यानी कि ये रिएक्शन तुम्हारा नहीं हो सकता, ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो जहां पर भी ए ऑप्शन वाला चीज दिया हुआ है वो चीज को कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक बार बी चेक कर लेते हैं, बी में क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम। कैल्शियम कहां होता है, काशीनाथ का,
का मतलब कैल्शियम, और कॉपर कहां आता है, एकदम नीचे में आता है, तो कैल्शियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, ये तो मेरा सही होगा। यहां पर बी है क्या, नहीं इसमें नहीं है, तो इसको गलत करेंगे। इन दोनों में बी है, हाँ। अब सी और डी चेक करना है। आयरन सल्फेट और कॉपर, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ते, कुछ मतलब हो गया कॉपर, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, फीके मतलब आयरन हो गया, तो आयरन ऊपर आया कॉपर नीचे आया, तो आयरन ऊपर आया कॉपर नीचे आया। मेटल तो ये है ना, मेटल इस सॉल्ट से मेटल आयन को डिस्प्लेस करता है, कॉपर तो नीचे है और आयरन ऊपर है, तो यहाँ पर कॉपर इसको यहाँ से हटा नहीं पाएगा, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, तो ये लास्ट डी वाला तुम्हारा करेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऊपर आता है, जिंक नीचे आता है। काशीनाथ का माली मतलब मैग्नीशियम, जरा मतलब जिंक, तो मैग्नीशियम एक मेटल है, तो ये जिंक को इसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा और खुद जाकर वहां पे बैठ जाएगा, इसका मतलब ये रिएक्शन हो सकता है, तो बी और डी पॉसिबल है और बाकी सी हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक ना। इसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखो, ये बड़ा आसान है, तुम लोग कर सकते हो खुद से, एक बार पॉज करो वीडियो को और खुद से करने की कोशिश करो। तो आई होप तुम्हारा हो गया होगा। अब यहां पर देख लो, when 50 ग्राम of lead powder is added to 300 ml of blue color copper sulfate solution, बोला जा रहा है कि लेड का पाउडर है, ठीक जी, और क्या बोला कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर का है ना, उसमें उसको ऐड कर रहा है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस, सॉल्यूशन हमारा क्या हो जा रहा है, कलरलेस हो जा रहा है। तो बताओ मुझे, ये एक मेटल हुआ ना, हाँ, और ये क्या हुआ, मेटल का सॉल्ट हुआ, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा, जब एक मेटल का मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा जाता है। तो क्या लेड ऊपर आता है, चेक कर लेते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता, पकाता मतलब पीवी है, कुछ कुछ मतलब कॉपर, तो लेड ऊपर आया कॉपर नीचे आया, इसका मतलब लेड क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और ये बनाएगा लेड सल्फेट और कॉपर बाहर आ जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, तो इसमें ऑप्शन तुम्हारा सी हो जाएगा। तो ये वाला जो तुम्हारा सीरीज है, इसको याद करके हम इस टाइप के दोनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सीरीज, एकदम याद रखना, मेटल्स नॉन मेटल्स में भी इस पर सवाल बनते हैं। चलो अब हम लोग असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कुछ। इसमें देखो 4 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन तुम्हारा है कि बोथ असर्शन रीजन, ए मतलब असर्शन, आर मतलब रीजन हो गया, ठीक है। असर्शन रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही होगा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, असर्शन के लिए रीजन हमारा सही एक्सप्लेनेशन होगा, तो ए ऑप्शन हमें टिक करना है। और अगर मान लो कि दोनों ट्रू होता है लेकिन आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन के लिए नहीं होता है, तो हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। सी हमारा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। थर्ड लास्ट हमारा है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पहले असर्शन को पढ़ना है, उसके बाद फिर रीजन को पढ़ना है। असर्शन में क्या है, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस X, एक टेस्ट ट्यूब था उसमें X सब्सटेंस था, उसमें क्या किया, हम डाइल्यूट HCl मिक्स किए। अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस गिव्स अ पॉप साउंड व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब डाइल्यूट HCl को उस सॉरी यहाँ पर X है, बेसिकली वो मेटल ही है, जब उसको मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कलरलेस गैस बन रहा है। अब ये गैस क्या है, तुम्हारा पॉप साउंड से बन रहा है, मतलब पॉप साउंड रिलीज कर रहा है जब उसके सामने, उस टेस्ट ट्यूब के सामने हम एक जलता हुआ माचिस का तिल्ली को लेकर जा रहे हैं, जलेगा, वो तुम्हारा पॉप साउंड रिलीज कर रहा है। पॉप साउंड केवल हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर जब भी किसी एसिड को किसी एक्टिव मेटल के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक ना। यानी ये चीज तुम्हारा सही है, असर्शन ट्रू है। रीजन में क्या दिया हुआ है, इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, मेटल X जो है वो हाइड्रोजन के द्वारा डिस्प्लेस हो गया। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। यहां पर क्या होता है कि मेटल X है और यहां पर HCl है, तो मेटल X क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। मेटल X हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन मेटल को डिस्प्लेस नहीं करता है। इसका मतलब ये बात तो गलत बोल रहा है, बोला है कि मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के द्वारा X को डिस्प्लेस किया गया। ये 100% तुम्हारा क्या है, गलत है, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, असर्शन मेरा ट्रू और रीजन मेरा फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इसमें आंसर आ गया तुम्हारा सी ऑप्शन, हो गया इसका।
अब आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असर्शन बोला है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। यहां पर जो आयरन लोहे में जो जंग लगता है उसे बोला जा रहा है कि वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रिएक्शन उसमें हीट वो गेन करता है, रिएक्शन करने से क्या करता है, हीट वो गेन करता है, तो उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, और हीट अगर रिलीज कर रहा है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहां पर बोल रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, हमारा एंडोथर्मिक होगा नेचर में। ठीक है, दूसरा क्या है, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। यहां पर बोला जा रहा है कि रिएक्शन बहुत स्लो है, इसलिए उसमें जो हीट निकल रहा है वो हमें दिख नहीं पाता है। अब नीचे में जो रीजन अगर देखोगे ध्यान से, तो इसमें बोला जा रहा है कि हीट रिलीज हो रहा है। रिलीज होने मतलब है कि यहाँ पर तो एक्सोथर्मिक है, ऊपर में बोल रहा है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर दोनों कौन सही है, देखो एंडोथर्मिक होता नहीं है, एक्सोथर्मिक होता है, ये बात कंफर्म कर लो। जो भी आयरन में जंग लगता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट निकलता है, लेकिन बहुत स्लो निकलता है, उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि इसके जगह पर एक्सोथर्मिक होना चाहिए तो सही होता, और रीजन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा ट्रू है। ठीक ना, तो इसी तरीके से हम लोग को असर्शन को चेक करना होता है, फिर रीजन को चेक करना होता है, फिर देखना होता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से हम इन चारों में से कोई भी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आओ, यहां पर बोल रहा है पहला 8 में, देखो यहाँ पर क्या है, दो पार्ट है, एक है a प्लस बी सी ए सी प्लस बी दिया हुआ है, ए बी प्लस सी डी ए सी प्लस बी डी दिया हुआ है। यहाँ पर ना रिएक्शन का एक तरीका दिया हुआ है कि इस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक ना, फॉर्मेट है। क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन मेंशन अबव इन 1 and 2। 1 और 2 में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो बताना है, फिर गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इनका एक एग्जांपल भी देना है बैलेंस करके। ठीक है, तो पहले फर्स्ट नंबर के बारे में बात कर ले। यहाँ पर क्या बोला है, a प्लस बी सी ए सी प्लस बी सी ए सी प्लस बी आ रहा है। यहाँ पर हो क्या आ रहा है उसको अगर ध्यान दो, a क्या किया, b को यहाँ पर से हटा दिया है, b को अलग कर दिया, a खुद जाके c के साथ कंबाइन हो गया है, यानी कि a ना b को रिप्लेस किया है, या फिर बोले तो a b को डिस्प्लेस किया है। तो जब a b को हटा दिया यानी डिस्प्लेस किया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पर क्या लिखोगे, फर्स्ट हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, तो जो भी कॉमन एग्जांपल तुमको बताया वही लिख दो यहां पर। जैसे आयरन है, आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके तुम्हारा बनाता है आयरन सल्फेट। ठीक है, और क्या बनाता है, साथ में कॉपर बनाता है। बैलेंस भी करना है तो बैलेंस कर लो। यहाँ पर देखो ये बैलेंस है कि नहीं, आयरन एक है, आयरन एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, बैलेंस है, यानी कि हमारा सही हो गया आंसर। सेकंड में क्या है उसको देखो, ए बी प्लस सी डी, ये ए सी और बी डी बन रहा है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, ए चला गया डी के पास, और जो बी है वो चला गया सी के पास। कैसा हुआ है, ए बी जो है वो सी डी बन रहा है तुम्हारा, यहाँ पर ए चला गया है डी के साथ, ए किसके साथ चला गया है, डी के साथ। यहाँ पर उल्टा हो गया है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, ए डी के साथ जाना चाहिए था और बी तुम्हारा सी के साथ जाना चाहिए था। अरे पहला वाला पॉजिटिव आयंस होता है, दूसरा वाला नेगेटिव आयंस होता है। पॉजिटिव आयन जाएगा नेगेटिव आयन के साथ यानी एडी बनाएगा, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन के साथ जाएगा यानी बीसी बनाएगा। ठीक ना, तो एडी और बीसी बना रहा है, तो यहाँ पर ये आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और जब भी आयंस का एक्सचेंज होता है इसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, है ना। ये चीज हो गया हमारा। अब इसका एक एग्जांपल लिखना है, तो एग्जांपल में क्या लिखोगे, तो एग्जांपल में सबसे फर्स्ट वाले में हम लोग किए थे ना, लेड नाइट्रेट को, जब हम लोग लेड नाइट्रेट को PbNO3 का होल ट्वाइस को किसके साथ रिएक्शन कर देंगे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या बन रहा था, स्टार्टिंग में किए थे, सेकंड तुम्हारा जो इसका तुम्हारा था शायद थर्ड नंबर था, थर्ड वाला 1.3 जो एक्टिविटी था उसमें किए थे। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब मिक्स करते हैं तो ये बना रहा था लेड आयोडाइड, ये प्रेसिपिटेट था, और इसका कैसा कलर था, हम लोगों ने देखा था इसका कलर जो था येलो कलर का था, येलो प्रेसिपिटेट था। और साथ में क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा। ठीक ना, अब बैलेंस करना है, लेड एक है, पोटेशियम एक है, यहाँ पोटेशियम एक है, नाइट्रेट ना यहाँ पर 2 है,
तो 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। अब ये पोटेशियम भी 2 हो गया तो यहाँ पर 2 लगा दो। आयोडीन कितना है 2, यहाँ पर आयोडीन कितना हो गया 2 हो चुका, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स ईच। यहाँ पर बोला है कि ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन दिया हुआ है इसको पहले एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में, तुम्हें एक्सप्लेन करना है गेन और लॉस के टर्म में, और साथ ही 2 एग्जांपल्स भी देना है। तो पहले देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे, अ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस टू अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस में क्या हो रहा है ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे देखो इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह से रिडक्शन को भी डिफाइन करेंगे। रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीजन रिमूव होता है, तो अ रिएक्शन इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर तो उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो ये कुछ है, ये एग्जांपल हो गया। और एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, कॉपर अकेला हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो इसमें ऑक्सीजन था, अब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हुआ रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसमें हाइड्रोजन के टर्म्स में भी देता है क्वेश्चन कि अगर गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन में डिफाइन करने बोल दिया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। आओ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और ये लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन ये होगा हमारा। यहाँ पर क्या कह रहा है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन ऑन हीटिंग टू फॉर्म जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कौन रिएक्ट कर रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन कर रहा है। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग हीट कर रहे हैं। क्या बन रहा है हमारा जिंक मेटल बन रहा है और हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। टू फॉर्म का मतलब होता है बन रहा है, क्या बना जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, और साथ में क्या करना नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। अब देखो ऐसा टाइप का रिएक्शन ना हम लोग पूरे चैप्टर्स में कहीं नहीं पढ़े, तो जब कहीं नहीं पढ़े तो करेंगे कैसे। तो देखो इसमें कुछ ज्यादा दिया ही नहीं है, इसमें तुम्हें रिएक्टेंट भी दे दिया है कि जिंक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किस कंडीशन पे कर रहा है, हीट कर रहे हैं, क्या बन रहा है प्रोडक्ट वो भी दे दिया है तुम्हें। क्या दिया है जिंक मेटल और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी तुम्हें सब कुछ दे ही दिया है, बस कॉपी करके लिखना है। तो पहला वाला काम ना बहुत सिंपल है। तो यहां पर क्या है, पहले जिंक ऑक्साइड है, यहां पर रिएक्शन हमें लिखना है द रिएक्शन आर क्या हो जाएगा हमारा। तो यहां पर बोला है जिंक ऑक्साइड ये रिएक्शन कर रहा है हमारा कार्बन के साथ, और कैसे कर रहा है तो इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही इसे हम हीट करते हैं तो यहां पर बता रहा है कि जिंक मेटल बन जा रहा है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड CO बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी, तो ये तुम्हारा CO बन रहा है। अब ये हो गया, अब इसको बैलेंस कर लो। जिंक 1 है, जिंक 1, कार्बन 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, सब कुछ बैलेंस है। आगे क्या बोला है यहां पर, और बोला है कि नेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग के लिए पहले ये पता करो ना कि कौन ऑक्सीडेशन किया। तो यहां पर देखो ये कार्बन है, कार्बन से क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो ये तो तुम्हारा ऑक्सीडाइज हुआ ना, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन किया, और जो ऑक्सीडेशन करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज, और वो होता है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक ना। तो यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो मेरा कार्बन है, तो दूसरा वाला क्या होगा सिंपल, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अरे यहां पर जब एक मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो दूसरा अपने आप ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं सोचना है। ऐसे भी देख सकते हो जिंक ऑक्साइड है, ये तुम्हारा जिंक बना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल गया ना, ऑक्सीजन तो गायब हो गया, रिमूव हो गया। तो जब किसी से ऑक्सीजन निकल जाता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, और वो सब्सटेंस हमारा रिड्यूस होता है और उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड हो गया। तो इसमें क्या है ना, एक के बारे में पता कर लोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अगर वो तुम्हारा मैच कर गया तो बढ़िया है, नहीं किया तो फिर उसके दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। जैसे हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे थे तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट निकला, तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन होने का चांसेस ये था कि ये जो दिया हुआ है रिएक्शन ये हम लोग पढ़े ही नहीं है,
पहली बात। और जब पढ़े नहीं है तो फिर कैसे लिखेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे लिखेंगे। अच्छा मान लो इक्वेशन लिख भी लिए तो ये तुम्हारा आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसमें ट्रिक मैंने बताया हुआ है। तो ये लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है, लेक्चर के साथ ही तुम्हारा पूरा चैप्टर्स भी कंप्लीट होता है। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और जो टेक्स्ट मतलब उसमें जो सॉल्व किया हुआ है और साथ में जो अंदर में बीच में जो चैप्टर्स में दिया रहता है क्वेश्चन, उनको अच्छे से सॉल्व करो और रिवीजन करो, यही तुम्हारा अच्छे से इस चैप्टर के तैयारी हो जाएगा। इसमें और मैं कोई वर्कशीट अभी नहीं डाल रहा हूं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। घर में जाकर बस एनसीईआरटी सॉल्व करो। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू लेक्चर के साथ में। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।